हेलो दोस्तों। यूपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की दी है उसमें जो जीएस की आंसर की है उसमें भी प्रॉब्लम है। और जो हेलो दोस्तों, यूपीएससी की जो प्रोविजनल आंसर की दी गई है। हेलो दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है तो उसके जो जीएस सेक्शन है उसमें भी 4-5 क्वेश्चंस में डाउट है लोगों को। और जो आंसर की सी सेट की है उसके अंदर भी जो मोटा मोटा करके 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट हुए हैं। देखो, जीएस की तो सभी बात कर रहे हैं, मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जीएस के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा किस तरह से उसका जो आंसर यूपीएससी ने गलत दे दिया है, इस पर तो सभी बात कर रहे हैं। सी सेट के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सी सेट मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है। सी सेट में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के जीएस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीएस में पार स्कोर्स हैं, यानी कि 90 प्लस मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन वो सी सेट के अंदर ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक तो ऊपर से सी सेट का पेपर इतना हार्ड था, और फिर जो यूपीएससी ने जो आंसर की प्रोवाइड करवाई है वो एकदम एआई जनरेटेड दिखाई दे रही है। एआई जनरेटेड कैसे? क्योंकि मैंने एआई का जैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके आंसर निकालने की कोशिश की तो वो सारे आंसर वैसे ही बता रहा है जैसे यूपीएससी ने दिए हैं। तो वो एक तरह से जो एआई से क्वेश्चन बने हैं और एआई से ही आंसर दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें साफ साफ दिख रहा है कि जो आंसर है वो अलग है। मैंने चैट जीपीटी से बहस भी की थी, मैं आपको अगर हो सका तो स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मैंने उसको बताने की कोशिश की चैट जीपीटी को कि जो आप सोच रहे हैं वो तरीका गलत है, लेकिन वो चैट जीपीटी माना ही नहीं। वो कह रही है ऐसे है वैसे है, यहाँ पे ऐसे। जो आलोचना वाला क्वेश्चन है, जो सामाजिक आलोचना वाला, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। जो ये 12 क्वेश्चन हैं जिनके अंदर विवाद है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना जो विरोध दर्ज करवाया है, उन 12 क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मैं 12 क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, इनमें से हो सकता है आप में से किसी के 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हों डाउटफुल के हिसाब से। पहले से ठीक है तब तो अच्छी बात है। देखो, इस 12 में से अगर 3, 4, 5 और ठीक हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ठीक हो जाते हैं तो देखो 10 से 12 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। 10 से 12 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन 12 में से अगर 4, 5, 6 क्वेश्चन किसी के ठीक हो रहे हैं और यह ठीक करने से पहले उसके 50 नंबर भी बन रहे थे सी सेट में, तो उसे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मेंस में कैसे लग जाएं, कि हमारा तो वैसे भी पहले से ही डाउटफुल चल रहा है सी सेट। तो दरअसल देखो, आपको तैयारी छोड़नी तो है नहीं, तैयारी तो लगातार करनी है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं है या फिर आपके जो कमज़ोर रह रहे हैं उनको पढ़ लेना ठीक है। क्योंकि अभी अगर प्रीलिम्स नहीं भी होगा तभी हमारे को मेंस की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेंस के वो सब्जेक्ट जो आपने छोड़ रखे हैं या जो आपके कमज़ोर हैं, तो उनको तैयार कीजिए और इस तरह से तैयार कीजिए जैसे आपको मेंस देना हो। क्योंकि अगर ये 50 नंबर बढ़ करके इसमें अगर 16-17 नंबर बढ़ गए आपके, तो ये तो सी सेट क्लियर हो जाएगा, और आपने अगर मेंस की तैयारी नहीं की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आप जिसके भी 50 मार्क्स बन रहे हैं और यहाँ 12 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन 2, 4, 5, 8 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। और दूसरा, अगर मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से किसी के गलत हो जाते हैं और वो सी सेट से बाहर हो रहा है तो वो टेंशन मत लेना। यूपीएससी अपने आंसर की बहुत आसानी से चेंज नहीं करती है। यूपीएससी ने आंसर की दी है ना, तो वो उस पर अड़ा रहेगा जब तक कि पूरा 100% यह तय नहीं हो जाएगा कि उसका आंसर गलत है, तब तक यूपीएससी अपना आंसर चेंज नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे 2-3 क्वेश्चन तो है वो चेंज होने ही चाहिए, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो शायद माने या ना माने। क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव मामला हो जाता है, लोग कैसे सोचते हैं, जो विचार कैसे कर रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर भी हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस की, जो भी अभी लगभग 50 क्वेश्चन या 50 मार्क्स के आसपास है सी सेट के अंदर। अब देखते हैं ये 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्या क्या डाउट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ इसके साथ साथ में। ठीक है, तो पहले पेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर मैंने सेट ए लिया है, जो यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है ना, उसी सेट को लिया है मैंने।
तो इसमें जो सबसे पहला डाउट्स लोगों को मिल रहा है, डाउट आ रहा है, वो छठे क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है। छठे क्वेश्चन में यूपीएससी का आंसर तो दिया हुआ है ए, ठीक है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है। तो 1 2 3 तो कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, फिर कैसे ठीक होगा? तो हो सकता है कि फिर 1 3 इसको भी आंसर मान लिया जाए। यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने 2 ऑप्शन स्वीकार किए हैं, तो ए एंड डी बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसको कैसे ठीक मान रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 230 शिल्पकारों की समकालीन शिल्पकारी द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शनीय रचनाओं में रूपांतरित किया गया है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो समकालीन शिल्पकारी को लेकर के है, ठीक है। तो समकालीन शिल्पकारी है वो आधुनिक है या जिस समय की चर्चा हो रही है, यानी कि जिस समय की यह कला है वह है। तो टाइम जो है वो पौराणिक मान लो, यहाँ पे पौराणिक लिख देता हूँ। तो समकालीन कौन से समकालीन की बात कर रहा है? पौराणिक काल की बात कर रहा है या आधुनिक काल की बात कर रहा है? यह क्लियर नहीं है। तो लोगों ने इसी के ऊपर डाउट किया है कि इस आधार पे ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। और जो आप देखोगे ना उस पैसेज में भी साफ साफ ऐसी लाइनें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरानी तकनीकी इस्तेमाल करके आजकल के जो शिल्पकार हैं उन्होंने पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करके दर्शनीय रचनाओं में रूपांतरित किया है, ऐसा कुछ किया है। पर यहाँ पे उन्होंने समकालीन लिखा है, तो समकालीन का मतलब क्या है, इसके ऊपर डाउट है। इसके आधार पे इन्होंने स्टेटमेंट को ठीक कराने के लिए अपने जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिए हैं। तो देखो यूपीएससी हो सकता है इसका ए भी ठीक मान ले और साथ में डी भी ठीक मान ले। तो ए तो ठीक है, यूपीएससी ने दिया हुआ है, तो ये एक डाउट है, मैंने आपको बता दिया, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी और मिल जाएगा। देखो ये 2 क्वेश्चन और हैं। एक ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन में यूपीएससी का आंसर तो कौन सा है? 4। ये टेबल वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह से है, ठीक है। और ऐसे टेबल है और उसके अंदर ग्रीन रंग से पेंट करना है। तो मैं ग्रीन रंग से पेंट करके बताता हूँ आपको कि मान लिया एक तो ये ग्रीन रंग का पेंट हो गया, दूसरा ये ग्रीन रंग का पेंट हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है दूसरा जो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, 2 हो गए। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है कि इसको ऐसे पेंट कर दिया जाए, ठीक है। चौथा तरीका क्या हो सकता है? चौथा तरीका हो सकता है कि इसको ऐसे पेंट कर दिया जाए। अब ये 4 तरीके तो परफेक्टली मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 तरीके और अवेलेबल हैं जो आजकल लोगों ने बड़े खोज के निकाले हैं, जैसे कैसे? तो एक तो ये हो गया तरीका, दूसरा तरीका ये भी तो है ओवरलैप होने वाला। अब आप कहोगे ओवरलैप करने के लिए यहाँ मना नहीं किया है। देखो इसमें कहा ही नहीं है कि आप ओवरलैप नहीं कर सकते। ऐसा कहता तब तो चलो 4 मान लेते, क्योंकि क्वेश्चन परफेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ ओवरलैप करने के लिए यूपीएससी ने मना नहीं किया है। तो उसके आधार पे एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो कितने हो गए? ये 2 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो लोग 6 आंसर के लिए भी बिड कर रहे हैं, लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। देखो मुझे लग रहा है यूपीएससी इसका आंसर बी ही रखेगा, लेकिन क्या पता यूपीएससी को सद्बुद्धि मिले और वो सोचे कि हमने स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं दिया है तो हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके हो सकता है यूपीएससी सी भी स्वीकार कर ले। तो अब यहाँ पे दोनों आंसर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इनमें से कोई एक ही आंसर स्वीकार किया जाएगा। अब देखो जिसका ये पहले से ठीक है तो वो तो ठीक है, जिसका 6 ठीक किया हुआ है तो वो थोड़ा विचार कर सकते हैं, अपने आंसर ठीक कर सकते हैं। जिनका पहले से बी आंसर किया हुआ है उनके दिक्कत पैदा हो जाएगी बेचारों की। पर कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो भी हो एकदम करेक्ट आंसर यूपीएससी की ओर से देना चाहिए। यानी कि जो भी एक्सपर्ट बैठे वहाँ पे वो ठीक से इसका एनालिसिस करे और फिर आंसर दे। तो कम से कम फेयर प्ले गेम होना, ये फेयर गेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मतलब आपने आंसर की ही गलत दे करके किसी को बाहर कर दो। जो भी हो यूपीएससी इसमें तय करे कि इसको आंसर क्या देना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो ये 16 नंबर। तो 16वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है?
यूपीएससी ने इसका आंसर माना है डी कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो जो लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है वो है पहले स्टेटमेंट को लेकर के। ये ऐसा का स्टेटमेंट या फिर ऐसी की ऐसी लाइनें पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल है, मतलब सेम टू सेम ऐसी लाइनें नहीं हैं, लेकिन थोड़ा परिवर्तित रूप में इस तरह की लाइनें जो पैराग्राफ है इसके अंदर अवेलेबल है। आप पढ़ोगे ना एक दो बार तो आपको समझ में आएगा कि यह स्टेटमेंट एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने पर ठीक लग रहा है। तो ठीक लग रहा है तो फिर यह मतलब आंसर इसका ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत स्वीकार किया है। तो जो कुछ लोगों ने जो इसके अंदर परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो जो लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है वो पहले स्टेटमेंट को लेकर दर्ज करवाई है और कहा है कि इसका आंसर होना चाहिए ए। तो आंसर इसका ए हो सकता है यूपीएससी, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ सिमिलर लग रही है स्टेटमेंट। ये जो पैराग्राफ है इसको आप एक से दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यही तो बात है इसके अंदर, मतलब सेंस निकल रहा है। वो एग्जैक्टली गलत निकालने का तो सेंस है ही नहीं इसके अंदर, सही निकालने का सेंस है। गलत निकालने का तो सेंस इसके अंदर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये रहा, ये है भारत के मौसम पूर्वानुमान पीड़क का पता लगाना। ये इसमें देखो, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध है, पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं वैध है। यूपीएससी का आंसर है इसके अंदर डी 2, 3। अब जो लोग जो इसके अंदर लगा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वे कह रहे हैं कि पूर्व धारणा का मतलब क्या है कि इसका कुछ न कुछ मामला हमारे को आगे इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर दिखाई दे। तो सही बात है, इसको भी देखोगे ना तो यह स्टेटमेंट भी ऐसा लग रहा है कि जो लेखक है उस लेखक ने यह सोच करके यह पैराग्राफ लिखा हो। उस हिसाब से तो यह पहला जो स्टेटमेंट है यह भी सही लग रहा है और लोगों ने इसकी पूर्व धारणाएं 1, 2, 3 स्वीकार की है। तो लोगों ने रिट लगाई है या फिर जो आपत्ति दर्ज करवाई है वो पहले स्टेटमेंट को लेकर करवाई है। अगर इस पहले स्टेटमेंट को देखोगे तो लग रहा है कि हाँ ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पूर्व धारणा में शामिल है। ये पूर्व धारणाओं के लोगों ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से या फिर जो डिक्शनरी किसकी आती है इंग्लिश की, उस डिक्शनरी से लेकर के इसके जो रियल परिभाषा है उस परिभाषा के आधार पर सिद्ध किया है कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है और ये कैसे इसके अंदर दिख रहा है अपने को। तो पूर्व धारणा में पहला स्टेटमेंट भी शामिल होना चाहिए था, यूपीएससी ने किया नहीं है। तो हो सकता है यूपीएससी इस आंसर को ए में बदल दे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन है ये 36। देखो 36 तो यूपीएससी ने पता नहीं क्यों ब्लंडर किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर इसका आंसर यूपीएससी ने गलत दे दिया है एक तरह से। इसमें क्या है देखो, मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछता हूँ कि कोई एक्स है यह झूठा है, ठीक है, तो वाई भी झूठा है, ठीक है। एक्स झूठा है तो वाई भी झूठा है। अब मैं कहता हूँ कि एक्स सच्चा है, तो इसके आधार पे आप कुछ बता पाओगे कि वाई भी सच्चा है? नहीं बता पाओगे ना। देखो एक्स झूठ बोल रहा है तो वाई झूठ बोल रहा है, ये आपने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया। तो अब ये कैसे स्वीकार कर ले? मैं तो ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वाई झूठा है तो एक्स झूठा है, ये भी स्वीकार नहीं कर सकते। वाई झूठा है तो एक्स सच्चा है, ये भी कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम इतना ही स्वीकार कर सकते हैं कि एक्स झूठा है तो वाई झूठा है। स्टेटमेंट के पहले स्टेटमेंट में इसने क्या कह दिया? एक्स सही है तो वाई सही है। कैसे कह दोगे भाई? एक्स सही है तो वाई सही है कि नहीं है, हमें ये डाउट है, हमें पता नहीं है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी होना चाहिए। यूपीएससी ने पता नहीं, देखो आपने पिछली बार अगर क्वेश्चन देखा होगा तो जो चोर ढूंढने वाला क्वेश्चन था ना कि इसमें से चोर कौन है, ए बी सी में से चोर कौन है, यह वैसा ही कुछ है कि देखो एक सही बोल रहा है तो दूसरा भी सही बोल रहा है। यह कहा ही नहीं है कि एक्स झूठ है तो वाई झूठ है, ये स्वीकार कर लिया। अब वाई झूठ है तो एक्स झूठ होगा कि नहीं होगा ये भी हम नहीं कह सकते। एक्स सच्चा है तो वाई सच्चा है या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट दूसरा देना चाहिए था। अगर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ मिल जाता कि एक्स हमेशा वाई के साथ चलता है
ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो हम स्वीकार कर लेते कि हाँ एक्स सच्चा है तो वाई सच्चा है। पर यूपीएससी ने पता नहीं यार, ये एआई जनरेटेड आंसर है। देखो ये परफेक्टली एआई से आप कितनी भी बहस कर लो, एआई कहेगा कि इसका उल्टा सही होता है ये वो, लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ चलोगे तो इसका आंसर डी आएगा, यानी कि पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा तो लोगों को पता ही है पहले से ही। ठीक है, एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ये आ गया एक, तो ये नई ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी इस पैसेज के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन। यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है और लोगों को डाउट है ये पहले स्टेटमेंट पर। तो इसमें कहा है नई ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी के आगमन से निरअपवाद रूप से नौकरी खोने का भय उत्पन्न हुआ था। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट शामिल कर रखा है और यहाँ लिखा हुआ है निरअपवाद रूप से। देखो ये जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो इसमें ओहो सॉरी हाँ, तो ये देखो निरपवाद रूप से लिखा हुआ है। ये निरपवाद रूप से है वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने के कारण इसको लोग कह रहे हैं कि यह स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। क्यों? देखो यहाँ लिखा हुआ तो है कि जो खतरा है वो बड़ा था, लोगों को भय उत्पन्न हुआ था। देखो भय उत्पन्न हुआ था ये अच्छी बात है, लेकिन निरअपवाद रूप से यह स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है पहली बात तो, और दूसरा स्टेटमेंट के अंदर ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि इसको निरपवाद रूप से माना जाए। यह भी प्योरली एआई जनरेटेड जो आंसर है वो यूपीएससी ने दिया है। एआई भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि पहला स्टेटमेंट किसी भी तरह से गलत हो सकता है, लेकिन निरपवाद रूप से कहने पे यानी कि यह स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम बात यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं की गई है, इसलिए यह पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो फिर ये दो बाहर निकल जाएंगे, ये दो बाहर निकल जाएंगे तो फिर दो सही हो जाएगा, बी आंसर आना चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने डी तो दे ही रखा है और लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन बी के लिए दिया है, डी तो दे रखा है और बी के लिए दिया है। देखो क्या ठीक मानता है यूपीएससी। और एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो ये तो क्वेश्चन, हाँ ये तो क्वेश्चन लोगों ने पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से तो ये आंसर इसका सही है, लेकिन लोगों ने कहा है कि ये 3 नंबर जो स्टेटमेंट है यह तो प्योरली गलत है, लोगों ने कहा है। पर मेरे हिसाब से यह स्टेटमेंट सही है। जो जमींदार परंपरा में विश्वास रखते हैं वे अपनी प्रजाओं के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं। ये जो लास्ट में स्टेटमेंट दे रखा ना, पर राय साहब अपनी अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते हैं, यानी जो पुरानी मर्यादा निभाने वाले लोग हैं, ये राय साहब है जो पुरानी मर्यादा निभाने वाले लोग हैं। अब पुरानी मर्यादा निभाने वालों की विशेषता क्या होती है ये आगे बताया हुआ है, और मानते हैं कि जो जमींदार अपनी प्रजाओं को न पाले वह भी कोई आदमी है। यानी कि राय साहब पुरानी मर्यादा निभाने वाले हैं और पुरानी मर्यादा निभाने वालों की विशेषता आगे दे रखी है। उसी के आधार पर जो जमींदार परंपरा में विश्वास रखते हैं वे अपनी प्रजाओं के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। तो लोगों ने कहा है कि जैसे यह स्टेटमेंट इस तरह से साफ साफ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और इसको गलत स्वीकार किया है, तो इसको गलत मानोगे तो फिर आंसर 2 या फिर 2-4 आना चाहिए। तो 4 नंबर स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया, और 2 स्टेटमेंट सही हो सकता है। साझे चारागाह उस गांव की गऊओं के लिए, लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि उस गांव की गऊओं के लिए नहीं, आसपास की गायें भी, आसपास के गांवों से भी गऊएं आ जाती है। तो इस तरह से यह भी पूरा क्वेश्चन काटना पड़ेगा यूपीएससी को, यह क्वेश्चन डिलीट करना पड़ जाएगा क्योंकि ऑप्शन ठीक से दिया हुआ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यूपीएससी का आंसर सही है सी, और यह सी पे अड़ा रहेगा। इसका आंसर चेंज करने की संभावना बहुत कम है। आंसर चेंज नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। और देखो और क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये रहा, ये मिल गया। ये रॉयल बॉक्स वाला जो यू ग्रांट है वो सो जाता ना, वो वाला पैसेज है। इसका पैसेज का आंसर यूपीएससी ने केवल 3 दे रखा है यहाँ पे, और लोगों ने स्वीकार किया है कि इसका आंसर 2 होना चाहिए। और मैं भी क्या वो जो कहते हैं ना पूरे दिमाग होशो हवास में ये स्टेटमेंट, ये जो पैराग्राफ पढ़ के देख लिया है, मुझे भी लग रहा है कि यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप अगर चैट जीपीटी में इस पैसेज का आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो चैट जीपीटी है वो 2 नंबर स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि यह स्टेटमेंट किसी भी
नज़रिए से, किसी भी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके आप देख लो, इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, असंभव टाइप का है। लेकिन पता नहीं चैट जीपीटी इसको कर रहा है क्या, हाँ, गलत साबित कर रहा है। इसमें जो मामला जहाँ पे फंस रहा है ना, वो है ये वाला, एक ऐसे कृत्य जिसे अपकीर्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, देखो यह जो पैसेज है इसकी सेंट्रल थीम है। थीम का मतलब क्या है कि कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो समाज की दृष्टि में अपकीर्ति जैसे होते हैं, अपमानजनक होते हैं। अपमानजनक कैसे? लोग कह देंगे यार पैसे खर्च कर दिए और वहाँ जाके सो रहा है, क्या है, फालतू का आदमी, कह सकता है ना। समाज में ऐसी बातें ही होती है ऐसे लोगों के लिए, तो यह अपकीर्ति के रूप में देखा जाता है। देखो यह जो हमारे लेखक हैं इस चीज़ के, इस लेखक का नज़रिया नहीं है, ये लेखक का नज़रिया नहीं है। तो ये नज़रिया किसका है? यह समाज का नज़रिया है, जो लेखक लगातार बता रहा है कि समाज इसको ऐसे देखता है, समाज इसको ऐसे देखता है। और ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है ना, आप यहाँ देखोगे सेमीकोलन लगा हुआ है, इस सेमीकोलन का मतलब ही ये होता है, आपने हिंदी साहित्य का कोई विद्यार्थी होगा उसको पता होगा कि सेमीकोलन का मतलब है कि दो स्वतंत्र वाक्य है, दो स्वतंत्र वाक्य। यह वाक्य एक दूसरे से प्रभावित जरूर हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। राम घर जाता है, फिर सेमीकोलन लगा करके आप कुछ और लिखोगे तो यह स्टेटमेंट गलत, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। की का परंतु से जुड़े हुए स्टेटमेंट होते हैं, उनको एक स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेकिन यह सेमीकोलन लगे होने के कारण इसको स्वतंत्र स्टेटमेंट देखो। इस स्वतंत्र स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्टेटमेंट है वो हमारे जो लेखक हैं, लेखक का दृष्टिकोण नहीं है। लेखक का दृष्टिकोण नहीं है, नहीं होने के कारण यह स्टेटमेंट प्योरली ठीक होना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी आपको ये ठीक करके देगा नहीं। यूपीएससी ने जो आंसर की बनाई है वो चैट जीपीटी से देख के बना दी है, तो आंसर इसका बी दे दिया है। ठीक है, अगर ये ठीक हो गया तो फिर 2-3 आंसर जस्ट ठीक हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका सी ठीक होना चाहिए। और भी कोई है? हाँ ये रहा, एक और मिल गया। इसमें देखो, इसमें क्या समस्या है? इसमें छोटी सी समस्या है, यूपीएससी ने आंसर दे दिया है बी, और यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है इसके अंदर एक समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, क्या उत्पन्न हुई है कि अभिसरण सिद्धांत के केंद्र में श्रम और उत्पादकता के बीच अंतराल को पाटना सम्मिलित है। देखो दो चीज़ें हैं, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा ना कि श्रम और उत्पादकता। देखो दो चीज़ें मैं आपको क्या बताता हूँ, एक है श्रम उत्पादकता और दूसरा है श्रम और उत्पादकता। आपको अंतर पता चला? पहला अंतर तो यही है, श्रम और उत्पादकता, और फिर श्रम उत्पादकता, यह डैश लगा हुआ है। कुछ अंतर पता चला? अंतर पता चला तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पे जो थीम चल रही है वो श्रम उत्पादकता की है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है श्रम और उत्पादकता। कहाँ पे? ये देखो, श्रम और उत्पादकता, ये अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के कारण इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। एक दृष्टिकोण ये है, दूसरे दृष्टिकोण से भी यह गलत है। कैसे? कि इसकी केंद्रीय थीम श्रम और उत्पादकता के बीच अंतराल को पाटना नहीं है। इसकी केंद्रीय थीम है, एक तो है अग्रणी देश, एक है जो इसके पीछे चलने वाले देश। इन दोनों के बीच के जो अंतराल है उसको पाटने की बात हो रही है। यह बात बिल्कुल भी नहीं है कि यह श्रम और उत्पादकता की बात करे। यहाँ पे जो मेन थीम है वो मेन थीम है अग्रणी देश, और पीछे वाले देश को क्या कहा है इसने, पता नहीं क्या कहा होगा, आप देख लेना। इसके अंदर कुछ जो देश हैं वो पीछे चलते हैं और कुछ देश हैं वो आगे हैं। इन दोनों के बीच जो अंतराल है, अंतराल पाटने की चर्चा है जो पूरे इस पैसेज में की गई है। तो दोनों ही आधारों पे यह स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से इसको चेक करोगे तो फिर आप आंसर यही पाओगे जो यूपीएससी ने दिया है। अगर आप इस थीम को समझ करके उत्तर दोगे तो फिर आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो श्रम और उत्पादकता, श्रम उत्पादकता में फ़र्क होता है, दूसरा इसकी केंद्रीय थीम यह है नहीं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? दे भी रखा है यूपीएससी ने केवल 3, तो ये केवल 3 आना चाहिए। ठीक है, और भी कोई है तो मैं आपको, हाँ ये मिल गया ना एक। देखो लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके
इस 72 क्वेश्चन का भी कहा है कि आंसर होना चाहिए इसका ए होना चाहिए। जो बी आंसर है यूपीएससी ने ये बी आंसर दिया है। इन्होंने जो बात की है वो न्यायालय और न्यायाधीश के बीच में औपचारिक बात होती है और अबाध यानी खुली बात होती है। खुली बात का मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स खुले रहते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट्स क्लोज थोड़ी हो जाते हैं कि क्लोज ये क्लोज कर दिया यहाँ पे केस, आगे हो सकता है कि कोई केस हो वो खुले और आगे फिर उसके अंदर कुछ बातें जुड़ना शुरू हो जाए, होता है ना। तो इसी को आधार बना करके इन्होंने आंसर दिया है ए। मुझे तो टेक्निकली यह बहुत ज़्यादा समझ में आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो लोगों ने इसके ऊपर विचार बताए हैं कि इसका आंसर ए भी हो सकता है। और ये 2 क्वेश्चन और हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डाउटफुल ही हैं ये। देखो इनके ऊपर ठीक से गहन चर्चा करने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन कैसे इस तरह से। देखो सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण कार्मिक वाले किसी कार्य, अच्छा हाँ, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह स्टेटमेंट ही गलत है, फ्रेम किया हुआ है, तो इसकी फ्रेमिंग स्टेटमेंट की गलत की हुई है, तो यह स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि यह स्टेटमेंट है, इसकी फ्रेमिंग गलत की गई है, इसको ठीक से यूपीएससी ने प्रेजेंट नहीं किया है, तो इसके आधार पे इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को ही डिलीट करना चाहिए। ठीक है। और ये 76 नंबर क्वेश्चन देखो, 76 में यूपीएससी का आंसर सी है। और जो खाद्य एलर्जियां और आहार संबंधी प्रतिबंध है, इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा रिसर्च करके चीज़ें लेके आए हैं। जैसे जिम कॉर्बेट है और बहुत सारे कुछ राज्य हैं, तो इनकी क्या स्टेट टूरिज्म चलता है, इनका क्या है स्टेट टूरिज्म है। स्टेट टूरिज्म में क्या चलता है, इन्होंने खाद्य जो प्रतिबंध है या खाद्यान्न संबंधी नियम भी बना रखे हैं। तो खाद्यान्न संबंधी नियम भी है इनके अंदर। तो खाद्यान्न संबंधी नियम है तो कि जैसे ऑर्गेनिक खा सकते हो और वीगन खा सकते हो, ऐसे कुछ भी उन्होंने जो चीज़ें हैं वो बना रखी हैं। जिम कॉर्बेट एक तरह से मान सकते हो कि जो कहाँ पे है, हमारा पहाड़ों में है, और जैसे ये बात कर रहा है वैसा जिम कॉर्बेट हो सकता है। जिम कॉर्बेट के अंदर अगर कोई बनाना हो तो जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल साइट, नीति आयोग, यहाँ सब की जो सरकार के डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स में भी है ना जो खाद्य संबंधी प्रतिबंध उसमें शामिल है। खाद्य एलर्जियाँ और खाद्य आहार संबंधी कुछ प्रतिबंध वहाँ पे दिखते हैं हमारे को। तो इस आधार पे लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट 4 सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से यूपीएससी ने एआई से एक तो आंसर निकाल दिया है, दूसरा यह आंसर यूपीएससी चेंज करेगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा। ये तो नहीं होगा, ये तो 3 तो वैसे भी गलत है। तो इसका यूपीएससी क्या पता उसका ज़मीर जाग जाए तो वो हो सकता है कि लोगों की जो पिटिशन है उसको स्वीकार कर ले। बाकी लगता मुश्किल है यूपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करेगा। ठीक है, चेंज करेगा तो फिर 1 2 3 शामिल करना पड़ेगा। 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 4, हाँ सॉरी, ये बी आंसर हो जाएगा इसका, अगर यूपीएससी लोगों की पिटिशन स्वीकार करता है तो। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन थे जिनको हमने देखा, लोगों ने इसके ऊपर पिटिशन लगाई है। तो यूपीएससी को चाहिए कि इनके ऊपर थोड़ा सा गहन विचार करके सही से आंसर की बनाए, है ना। तो लोग क्या ना हमारे को भी क्लियर हो जाए। अब 2-3 आंसर तो ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से दिए हुए हैं, तो क्या ना एस्पिरेंट्स में ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है, क्या बना दिया ये। अगर चैट जीपीटी से नहीं बनाता और सच में आंसर की ठीक से बनती, और फिर जो डाउटफुल क्वेश्चंस है वो किसी के गलत होते हैं या फिर जो आंसर होते हैं तो उसके ऊपर डाउट पैदा नहीं होता कि नहीं यूपीएससी का कोई इंसान बैठा है, इंसान ने सोच करके ये आंसर्स बनाए हैं। तो ठीक है, चलो, तो वो तो हो ही गए हैं। आज शाम तक वो पिटिशन्स तो कल तक हो ही गए हैं, आज हो जाएंगे या कल हो जाएंगे, जो भी है। और जैसे भी आंसर की देगा, लेकिन देखो किसी के यहाँ 12 क्वेश्चन में से 3 4 5 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हो ऑप्शन। अगर किसी ने इन ऑप्शंस को भी टिक नहीं किया है तब तो देखो कोई हमारे पास चारा नहीं है ना। यूपीएससी अगर आंसर सही मान भी लेता है, पिटिशन सही भी कर देती है, तो फिर भी हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन किसी ने ये टिक कर रखे हैं 4 5 6 क्वेश्चन इसके यहाँ से ठीक हो रहे हैं, तो वो श्योरली हो सकता है कि अंदर आ जाए। मैंने तो कई बार देखा है कि जैसे जो पहले की बात है, अभी क्या होता था कि जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आती थी, और अभी भी ऐसा होता ही आपने देखा होगा, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की और कोचिंग के आंसर की में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ता था।
तो जो लड़के अपने आप को बाहर समझते थे वो कम से कम 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते थे जो कोचिंग की आंसर की होती थी उससे। तो इस तरह से इस मामले में मैं लोगों को बोला करता हूँ कि देखो आप बहुत सारी कोचिंग की आंसर्स की है ना, उससे अपने आंसर्स चेक कीजिए। कोचिंग की आंसर अब तो यूपीएससी ने दे ही दिए बेचारे ने, तो यूपीएससी ने दे दिए तो उससे चेक कीजिए। जो डाउटफुल क्वेश्चन है अगर आपके ठीक हो रहे हैं और मार्क्स जोड़ करके आप अपने आप को देखिए आप अंदर हो या नहीं हो। कट ऑफ का आइडिया तो देखो लगाना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं तो कह रहा हूँ 70+ जिसके भी हैं, ये जनरल कैटेगरी की बात है। जनरल कैटेगरी में 70+ जिसके भी हैं वे आइए तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये 70+ तो कह रहा हूँ जीएस में, और मैं यहाँ तो कह रहा हूँ 50+ और 6 डाउटफुल, 6 डाउटफुल क्वेश्चन है तो वो सी सेट में ये, तो वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। अगर 55 है 60 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 55 से एक बाद में हमें 16 नंबर चाहिए, 6 क्वेश्चन होंगे 2.5 के हिसाब से कितने नंबर हो जाते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन के हो गए 15 के आसपास नंबर हो जाते हैं। और फिर वो नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी तो वो अंदर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इन सब लोगों को जो जिसके भी 50 मार्क्स आ रहे हैं और इन डाउटफुल क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस हैं वो उनके डाउटफुल ठीक हो रहे हैं, तो फिर उनको एक तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए यूपीएससी मेंस की। क्योंकि देखो फाइनली अपने को यूपीएससी मेंस करना ही है, मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मेंस की तैयारी छोड़ देंगे, अभी अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तब भी मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो पढ़ें क्या, तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जैसे सोशल जस्टिस, इसको बहुत कम लोग देखते हैं ना, तो सोशल जस्टिस पर पढ़ सकते हो, सामाजिक न्याय, भारतीय समाज के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको लोग कम देख के जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन, इसको देख लीजिए। आपदा प्रबंधन के अलावा आंतरिक सुरक्षा है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लोग कम देखते हैं लेकिन 10-20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो छोटे छोटे टॉपिक को आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। एक चीज़ और, इस बार रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। रिजल्ट लेट क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पिटिशंस डाली हुई है, बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं अपने क्वेश्चंस पे। इन सब का यूपीएससी एनालिसिस करेगा, तो हो सकता है कि 3 से 4 दिन का यूपीएससी के जो रिजल्ट है 3 से 4 दिन लेट हो जाए। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे।